हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अभी देखो ये टॉपिक ना बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन ना इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। क्यों कंफ्यूजन है? तो लोग इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके नहीं पढ़ते। बस वो लक्ष्मीकांत के बुक को पेज वाइज पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे, बट वो क्वेश्चन नहीं करते हैं पढ़ने के बाद। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, जिसके कारण कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या बात करता है? इन सब चीजों को समझने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर। सबसे पहले आप याद करो, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का सिंथेसिस। ठीक है। अभी देखो, सपोज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड होता, जैसे कि यूएस का है। ठीक है, तो क्या होता, हम अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना चाहते तो क्या वो चेंजेस हम लोग कर पाते? नहीं कर पाते। ठीक है। और अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता तो क्या प्रॉब्लम होती? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसकी जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू खत्म हो जाती। कैसे? कोई भी गवर्नमेंट आता, ठीक है, वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड करने लगता, जिससे क्या होता कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैल्यू है वो खत्म हो जाता। ठीक है। चलो, अभी ये तो समझ में आ गया। अभी क्या है, ये जो चेंजेस हैं और ये जो वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन की, इन दोनों को अगर हम बैलेंस करना चाहें, ठीक है, तो क्या होगा कि इसी कारण से, इसी इन दोनों को बैलेंस करने के कारण से क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट का प्रोविजन ऐड किया गया। अभी देखो, अमेंडमेंट का प्रोविजन ऐड तो कर दिया गया, लेकिन आखिर अमेंडमेंट करेगा कौन? और अगर अमेंडमेंट करेगा तो ये पावर उसे दे कौन रहा है? दो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में। ठीक है, देखो सबसे पहले अमेंडमेंट कौन करता है? अमेंडमेंट करता है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को पावर कहां से आती है? पार्लियामेंट को पावर आती है कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। अब एक और सवाल, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20, इसमें बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की। अभी देखो, यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है तो यह है आर्टिकल 368। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आई थिंक हर किसी को यह आर्टिकल याद होगा। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल को ब्रेक करेंगे। इसमें हर एक प्रोविजन को बहुत डिटेल में समझेंगे, ताकि यहां से आने वाले क्वेश्चन हमारे एक भी गलत ना हो। देखो, सबसे पहले समझो, आर्टिकल 368 जो है, ये आर्टिकल 368 क्या करता है? ये बात करता है प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 368 क्या करता है? ये बात करता है पहला प्रोसीजर। ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर। और ये प्रोसीजर किसके लिए? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। फिर दूसरा आता है पावर। और ये पावर किसके बारे में बात कर रहा है? ये पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, अभी देखो, जब हम आर्टिकल 368 में इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं कि इसमें प्रोसीजर के बारे में बात की गई है कि किस प्रोसेस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, एंड दूसरा चीज क्या, पार्लियामेंट के पावर के बारे में कि पार्लियामेंट का पावर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। अभी क्या है ना कि आपको यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर करना है कि ये जो अमेंडमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ
कुछ स्पेशल प्रोविजन है, सिर्फ उन्हीं को अमेंड कर सकते हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो डीपीएसपी हो, चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो जुडिशरी। लेकिन देखो ये जो पावर है पार्लियामेंट का, ये पावर क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग क्या देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं वो सारे एब्सोल्यूट प्रोविजन नहीं है। कुछ एक प्रोविजन है जो कि एब्सोल्यूट है, बाकी सब में क्या है? कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, उसी तरह से पार्लियामेंट का भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। और इस लिमिटेशन के बारे में हमें कहां से पता चलता है? ये हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये जो लिमिटेशन है इसके बारे में कहां से पता चलता है? बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हम लोग समझेंगे बस थोड़े आगे लेक्चर में। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट की, तो आखिर अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी समझना पड़ेगा ना। जब तक आप डिटेल में चीजों को नहीं समझोगे ना, तब तक जो आज के टाइम पे पैटर्न चेंज हो चुका है, अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, अब क्वेश्चन एनालिटिकल आते हैं। आपको खुद में सोचना पड़ता है, उसके बाद ही आप आंसर कर पाओगे। तो अब समझो कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। वाई अमेंडमेंट नीडेड। सॉरी, आज मेरी आवाज ना थोड़ी सी अजीब आ रही होगी क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है। ठीक है, अब इस सर्दी में भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपसे एक ही उम्मीद है, लेक्चर अगर पसंद आए, टॉपिक समझ में आए, तब लाइक करना, तब कमेंट करना। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी हेल्प हो रही है इस लेक्चर से, तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो। उससे मुझे ऐसा लगेगा ना कि और मेहनत करना है, अदरवाइज फिर मोटिवेशन नहीं आता है ना लोगों को काम करने का। ठीक है, चलो अभी क्या है कि आखिर अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इसका पर्पस क्या था। हम देखते हैं कि सोसाइटी क्या होती है ना, चेंज होती है टाइम के साथ साथ। पहले के टाइम पे क्या था, लोग पत्ते पहन के रहते थे। आज के टाइम पे क्या है, लोग पूरा कपड़े पहनते हैं। और आने वाले टाइम पे क्या होगा, फैशन के नाम पे लोग धीरे धीरे करके वापस उसी साइकिल में चलते रहेंगे। अब ये देखो, ये जो साइकिल है ना, इसी साइकिल को समझना है। जो हमारा सोशल कंडीशन है, जो हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, हमारा इकोनॉमिक नीड है, इन सब चीजों को समझो। सबसे पहले हमने क्या देखा, सोसाइटी का कंडीशन। एक टाइम पे याद करो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950s के टाइम पे। ठीक है, 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इंडिया में अडॉप्ट कर लिया गया था और हम लोग रिपब्लिक हो चुके थे। इसीलिए 26 जनवरी हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। ठीक है, और उसके बाद से क्या हुआ कि उस टाइम पे जो सोशल कंडीशन थी, उस टाइम के सोशल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाले गए थे। जैसे आप अनटचेबिलिटी का प्रोविजन देखो, जैसे आप इक्वलिटी का प्रोविजन देखो। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोशल एविल्स है, जैसे कि जाति प्रथा, फोर फोल्ड वर्ना डिवीजन, अनटचेबिलिटी, गरीबी। ठीक है, अभी ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में चल रही थी, और इसी के कारण से इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ये प्रोविजन भी डाले गए थे। ठीक है, जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस थे उन सबको आगे बढ़ाने के लिए, उन सबको डेवलप करने के लिए प्रोविजन डाले गए थे। लेकिन क्या है, धीरे धीरे वो कंडीशन तो चेंज होते जाएगी ना। जो उस टाइम पे डिप्राइव्ड थे, जिन्हें अनटचेबिलिटी जैसे सोशल एविल्स का सामना करना पड़ता था, आज के टाइम पे नहीं करना पड़ता है। आज के टाइम पे भी पूरी तरह ये खत्म नहीं हुआ, बट मे बी आने वाले 50 साल में, 100 साल में ये पूरी तरह खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जब उन सब चीजों को चेंज करने के लिए सोशल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो प्रोविजन ऐड किए गए थे, टाइम के साथ क्या होगा, जब चेंजेस आएंगे इसमें, तो क्या होगा कि हमें प्रोविजन को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत है। आप ये देखो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जैसे जैसे इंडिया में पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते रहेंगे, लोगों के जो पॉलिटिकल राइट्स लोग पहले एक्सेस नहीं कर पाते थे, अब उन सारे राइट्स को एक्सेस कर पाएंगे। जो गवर्नमेंट चेंज होगी, उनकी पॉलिसी चेंज होती जाएगी। ठीक है, और इस चेंजेस के साथ साथ अगर हम पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करते जाएंगे, तो क्या होगा कि हम उन चेंजेस को एडेप्ट नहीं कर पाएंगे, हम उन चेंजेस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया गया कि हम अमेंड कर सकें। ठीक है,
अभी देखो इकोनॉमिक नीड, आपको याद होगा कि सबसे पहले जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके 2 साल बाद से ही क्या हो रहा था कि चीजें अमेंडमेंट के लिए स्टार्ट हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि देखो उस टाइम पे क्या हुआ कि लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म लाने की बात हुई थी, लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई थी। अब उस रिफॉर्म में क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो उस रिफॉर्म को नहीं लाने दे रहे थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा प्रोविजन था कि लोग उसी को क्लेम करने लगे थे। तो क्या हुआ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, और ये अमेंडमेंट हमें कहाँ दिखा? वहीं से। तो क्या है कि इकोनॉमिक नीड को देखते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत पड़ती है। आप सोचो अगर अमेंडमेंट नहीं होता, ठीक है, तो क्या केशवानंद भारती केस होता, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आता, क्या लेबर सॉरी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड चीजों को बदलने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। लेकिन उस कारण से क्या होता कि हम लोग डेवलप नहीं हो पाते। लैंड रिफॉर्म एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था, अगर वो नहीं होता तो क्या होता, आज के टाइम पे भी लैंड कुछ एक लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड रहता। इसीलिए क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह बनाया गया, लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह बनाया गया, और ये लिविंग डॉक्यूमेंट टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता रहता है। ठीक है, और इसीलिए इसमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। चलो यहां तक तो क्लियर हो गई होगी। अब सोचो अगर अमेंडमेंट नहीं होता तो क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ साथ आउटडेट हो जाता, और इस कंट्री का गवर्नेंस क्या होता, वो भी इम्पॉसिबल सा हो जाता। ठीक है, इसीलिए अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है, जब अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, अमेंडमेंट की बात हुई, अब बात आती है कि आखिर हम अमेंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आखिर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास 3 तरह के प्रोविजन है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से अमेंड कर सकते हैं। अब ये 3 तरीका क्या क्या? तो सबसे पहले हम लोग पहला तरीका देखेंगे, और ये क्या है? ये है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब क्या है समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आए हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए, तो इसीलिए थोड़ा अब केयरफुल हो जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। जितना बोल रहा हूं बस उतना सुनो, जितना लिख रहा हूं उतना देखो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखो, ये जो सिंपल मेजोरिटी का बात है, ये ना बहुत ट्रिकी है, बार बार यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता रहे। आप समझो यहाँ पे क्या है, जब सिंपल मेजोरिटी की बात होती है ना, इस समय क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कितने मेंबर पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में प्रेजेंट है, एंड उन प्रेजेंट लोगों में से वोटिंग होगी, और इस वोटिंग का मेजोरिटी देखा जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए समझना है, समझो एक क्लास में 50 लोग बैठे हैं, उन 50 लोगों में वोटिंग होती है, और 26 लोग किसी एक चीज को लेकर वोट करते हैं। तो क्या हुआ, 26 लोग एक चीज को लेकर वोट कर रहे हैं, मेजोरिटी क्या होगी 26 लोगों की। अब वो चीज पास हो गया, यही है सिंपल मेजोरिटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, ये तो एकदम बेसिक लॉ की तरह हो गया, कि जो बेसिक ऑर्डिनरी लॉ होते हैं वो भी तो इसी तरह से पास होते हैं। जी हाँ, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी जो होता है, ये एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह पास होता है। ठीक है, इसमें हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, ये दिखने में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की तरह होता है, लेकिन यहाँ इसे हम लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये सिंपल मेजोरिटी से हो जा रहा है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, जैसे कि हम देखते हैं न्यू स्टेट का फॉर्मेशन। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं सिटीजनशिप प्रोविजन के बारे में, हम यहाँ पे बात करते हैं एमपी एंड एमएलए की सैलरी के बारे में। ठीक है, आप देखो, अगर आप लक्ष्मीकांत के लिस्ट में देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें और भी मिल जाएगी, बट आपको यहाँ पे क्या समझ रहा है, यहाँ पे ये समझ रहा है कि सिंपल मेजोरिटी से पास होने वाले जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्डिनरी लॉ की तरह होते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा चीजें प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, जो कि आपको अलग से समझना है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का तो होता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है।
ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए क्या है ना कि सिंपल मेजोरिटी वाली चीज को इसको आउटसाइड 368 भी कहते हैं कि ये आर्टिकल 368 के बाहर का चीज है। क्लियर है। अब आते हैं दूसरे मेथड पे, और ये दूसरा मेथड क्या है, ये है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, अभी समझो इसमें आपको सुनना क्या है और समझना क्या है। जो स्पेशल मेजोरिटी होती है ना, ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, ज्यादातर चीजों के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि देखो इसमें होता क्या, स्पेशल मेजोरिटी बेसिकली होता क्या, ये बात करता है, पहला चीज समझो, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ इच हाउस। हमारे पास कितने हाउस है, हमारे पास दो हाउस है। क्या क्या है, एक है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। ठीक है, अभी इन दोनों में जो टोटल मेंबरशिप होगी, टोटल, इन दोनों की टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी। ठीक है, ये तो पहला चीज था। अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है हमारा 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सपोज 300 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है, 300 मेंबर प्रेजेंट है, और इन लोगों में अगर वोटिंग होगी तो कम से कम 200 लोगों, 200 मेंबर का हाँ होना चाहिए उस चीज को पास करने के लिए। ठीक है, ये है मेरा क्या, ये है मेरा 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट है और वो वोट कर रहे हैं। ठीक है, अब समझो, अब ये जो दो कंडीशन है स्पेशल मेजोरिटी में, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, अभी देखो स्पेशल मेजोरिटी में अगर इतना टफ रखा गया, इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली अप्लाई होता है जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट को हमें अमेंड करना है, अगर हमें डीपीएसपी को अमेंड करना है, और ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड होते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये ज्यादातर अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, ये ध्यान में रखो। अभी क्या है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब आता है तीसरा, तीसरा ये क्या है, ये है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन यहाँ पे क्या है, जो अभी हमने सेकंड मेथड में देखा स्पेशल मेजोरिटी, वो तो चाहिए ही चाहिए, बट इसके साथ साथ स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। अब ये स्टेट का रेटिफिकेशन कितना, एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जितने भी स्टेट में लेजिस्लेचर है उन सबका 50% एटलीस्ट हमें वोट करना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, इस रेटिफिकेशन के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, नो टाइम लिमिट। क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो ये किस तरह के अमेंडमेंट में जरूरी पड़ता है, ये उस तरह के अमेंडमेंट में जरूरी पड़ता है जहां पे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसके बैलेंस किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना है, इससे जुड़े मैटर्स को लेके अगर किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना है, तब हमें स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब सर ये कैसे मैटर होंगे, जैसे कि देखो एग्जाम्पल के लिए समझो, एग्जाम्पल के लिए अगर हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट का रेटिफिकेशन, ये दोनों चाहिए होगा। अगर हम बात करें कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल को समझो। जैसे हम बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, इस तरह के टाइप की जरूरत पड़ेगी अमेंडमेंट के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर की, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, हम बात करें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हम बात करें
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। जब हम इस तरह की चीजों के बारे में बात करेंगे, इस तरह के प्रोविजन को अमेंड करने की बात करेंगे, तब हमें टाइप थर्ड की जरूरत पड़ेगी अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, यहां तक समझ गए। अभी देखो, और इसका मेन बेस क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट डालने वाला कोई भी अमेंडमेंट जब भी आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग? स्टेट रेटिफिकेशन को कंपलसरी समझेंगे। ठीक है, स्टेट का कंसेंट को जरूरी समझेंगे। ये था हमारा 3 तरह का अमेंडमेंट का मेथड। अभी क्या है कि आखिर प्रोसीजर क्या है सर? अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? ठीक है, तो हम प्रोसीजर को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? बिल बनता है, अमेंडमेंट बिल। अब बात आएगी कि ये बिल कौन बना सकता है, तो ये बिल प्राइवेट मेंबर एंड मिनिस्टर दोनों बना सकते हैं। क्लियर रखो ये चीज, अमेंडमेंट बिल ये दोनों बना सकता है। दूसरा चीज दूसरा चीज होता है प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन। ठीक है, अमेंडमेंट बिल के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। इसमें हमें प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है जो रिक्वायर्ड, जैसा भी बिल होगा उसके लिए रिक्वायर्ड जो मेजोरिटी होगी, उस मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, अगर फेडरल बैलेंस से, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बिल है, तो उसे टाइप थर्ड मतलब स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, इन दोनों से गुजरना पड़ेगा और इन दोनों में उसे पास होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नॉर्मल कोई बिल है, ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई बिल है, अगर उसको हम अमेंड करना चाहते हैं, तो हमें क्या होगा? हमें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी, तो वो मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, और अभी ये तो देखो रिक्वायर्ड मेजोरिटी से पास होगा। इसी में क्या है हम लोगों ने देखा? इसी में देखा हम लोगों ने जब हम स्टेट रेटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। स्टेट रेटिफिकेशन, जब स्टेट रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? हाफ ऑफ द स्टेट को, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, इनका अप्रूवल चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फाइनली ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट इस पे अपना एसेंट दे देता है, तो ये क्या होता है? ये फिर बिल से एक्ट बन जाता है। ठीक है, ये है हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए प्रोसेस। अभी देखो, जब बात होती है प्रेसिडेंट की, यहां भी लोग कंफ्यूज होते हैं, आखिर रोल क्या है प्रेसिडेंट का? सर ये तो बता दो। देखो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे ना ही वीटो पावर, ठीक है, ना ही रिटर्न करने का पावर, और ना ही विथहोल्ड करने का पावर। इन तीनों में से कोई भी पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। ठीक है, पहले क्या होता था ना कि प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर तो थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेके, लेकिन जब हम लोग इसी में देखेंगे तो इसमें क्या होता है? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 जब ये आता है, इस एक्ट के बाद क्या होता है? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड होता है किस चीज के लिए? एसेंट देने के लिए। किस चीज पे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि प्रेसिडेंट बाउंडेड हो गया कि अब उन्हें अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया। हम लोग यहाँ पे क्या देखें? अब देखो, कोई भी बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी होता है। ठीक है, तभी वो एक्ट बन सकता है, अदरवाइज वो बिल ही रहेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या देखें? 1971 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट अब कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे उन्हें अपना एसेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहां तक इतना बात किए। अब ना हम जो बोले थे आप लोगों को कि लिमिटेशन, क्या बात किए थे? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट का भी कुछ लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन हम लोगों ने क्या बात किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम इसके बारे में समझते हैं। ठीक है,
बेसिक स्ट्रक्चर समझो। अभी यहाँ जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि पार्लियामेंट का भी जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, वो अनलिमिटेड नहीं है। उस पावर को भी लिमिट किया गया है। किससे लिमिट किया गया है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से। ये क्या है, अब इसमें समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने केशवानंद भारती केस सुना है। इस केस में क्या है, ये बोल दिया गया है कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकती है, लेकिन इस अमेंडमेंट में उसे एक चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब समझो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ठीक है, तो जो हमारे फोर फादर थे, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे कुछ मोटिव रखते थे। उनका मानना था कि कंट्री ऐसे चलनी चाहिए। जो हम लोग प्रीएम्बल में पढ़ते हैं ना, वो हमारे क्या बेसिक प्रिंसिपल्स, वो सारे प्रिंसिपल्स हमें लाइफ टाइम फॉलो करना है, ठीक है, जब तक हमारा ये देश रहेगा, जब तक हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। और वही है बेसिक स्ट्रक्चर, जो जिस प्रिंसिपल पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो प्रिंसिपल हम खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये बताता है कि पार्लियामेंट अमेंड करे जितना भी करे, लेकिन ना ही वो कभी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना ही वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, और ना ही हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को एब्रोगेट कर सकता है। अभी ये समझो, ये जो बात है कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकता, तो आपके सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है सर? देखो अभी मैंने वही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर फीचर, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को बता रहे हैं, उस कोर फीचर को आप अमेंड नहीं कर सकते। अभी एक बात समझना, जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं ना, तो ये समझो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। ये वाला जो चीज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। ये क्या है? ये जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन से आता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे केशवानंद भारती केस का उल्लेख कर रहे हैं, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। जुडिशरी ने ये इवॉल्व किया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अभी देखो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं, सबसे पहले देखो हमारा जो कंट्री है, वहां पे क्या है, हम लोग फॉलो करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, हम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम कर रहे हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमारी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। हमारी कंट्री का सोवरेनिटी, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसे कोई भी डैमेज नहीं कर सकता है। हम जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर कोई चाहे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड करके वहां से डेमोक्रेसी को हटा दें, तो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म, ये कोई भी अमेंड नहीं कर सकता। हम जो फेडरलिज्म फॉलो कर रहे हैं, हम जिस तरह का फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, इस फेडरल स्ट्रक्चर को भी कोई चेंज नहीं कर सकता है। हम जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, इस पावर को भी कोई चेंज नहीं कर सकता। इलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। हम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। अब देखो, अब आपके दिमाग में, और सर आप जितना लिस्ट लिखते जा रहे हो, क्या सिर्फ यही लिस्ट जरूरी है याद करना? देखो लिस्ट याद करना जरूरी नहीं है, आपको यहाँ पे चीजें याद करनी जरूरी है, चीजों को समझना जरूरी है। ये जो हम लोगों ने एलिमेंट बताया, ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर फीचर है, ठीक है। और ये लिस्ट समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा, ये लिस्ट लिमिटेड नहीं है। जुडिशरी टाइम टाइम पे अपना इस लिस्ट को बढ़ाता जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको फिलहाल इस तरह के फीचर्स को ध्यान में रखना है। और एक से ज्यादा फीचर्स के बारे में समझना है, तो आप लक्ष्मीकांत में देख सकते हो, उसमें वो सारे फीचर्स दिए हुए हैं जो कि हमारे कोर फीचर्स में आते हैं, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं।
ठीक है। अभी देखो क्या है ना, हमने देखा ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मेथड है। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। हमने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब आते हैं हम थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, समझो ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये क्यों हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि ना ये सारे अमेंडमेंट कभी ना कभी स्टेटमेंट में रहते हैं। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये आपका प्रीलिम्स का गोल्ड है। इस गोल्ड को अपने पास संभाल के रखो। क्या? पहला फीचर समझो, पहला अमेंडमेंट समझो। जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, कब? 1951 में, CAA। ठीक है, ये हुआ था 1951 में। ये क्या बात की गई थी? ये बात की गई थी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बारे में। रुको, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एंड नाइन्थ शेड्यूल। ठीक है, इसके बारे में बात की गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो आपको याद रखना है वो क्या है? वो आपको याद रखना है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझो। ये बेसिकली क्या था, यहां पे बताया जा रहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट ऑल्सो। और यहीं पे आया था क्या चीज? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी और समझो। इसके बाद आप देखोगे हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये आया था 1976 में। ठीक है, ये जो 1976 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये क्या है, ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। अभी क्या है ना कि अगर आप लोगों को इससे ज्यादा जानना है इसके बारे में, तो आप लोग गूगल कर सकते हो, आप लोग लक्ष्मीकांत में देख सकते हो, आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताए जा रहे हैं आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इन सारे को आपको समझना है। ठीक है, और इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उन सबको ध्यान में रखना है। अभी देखो 3 देखा हमने, एक और याद रखो क्या? 44th CAA। ये कब आया था? ये आया था 1978 में। ठीक है, अभी क्या है, ये बात करता है किसके बारे में? ये बात करता है रिस्टोर्ड फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है क्या? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये किसके बारे में बात करता है? ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। फिर आपको याद रखना है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। ये क्या करता है? ये वोटिंग एज के बारे में बात कर रहा है, वोटिंग एज 18 ईयर्स करने के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये? 73rd एंड 74th CAA। आखिर ये क्या बात करता है? ये बात करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। जो हम लोग आज के टाइम पे पंचायती सिस्टम देख रहे हैं, म्युनिसिपैलिटीज देख रहे हैं, ये इसी अमेंडमेंट के बाद आया था। ठीक है, फिर आता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये 2002 में आया था। ये बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। जो आर्टिकल 21A देख रहे हैं, इसी अमेंडमेंट के कारण आया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, वो है 101st। ठीक है, ये कब आया था? ये आया था 2016 में, और ये बात करता है GST के बारे में। और एक ध्यान में रखो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि EWS के रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ही है। इन सब के बारे में बेसिक चीज आपको पता होनी ही चाहिए। अभी यहाँ पे बताएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने बस आपको एक लिस्ट दी है जिसको आप अच्छे से रेडी कर लेना। फिर यहाँ से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगने वाले। ठीक है, ये होमवर्क रखो अपना।
अभी देखो, हम लोग ना जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, वो किस चीज के बारे में कर रहे थे? फंडामेंटल राइट के बारे में। हमने क्या देखा फंडामेंटल राइट के बारे में? कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन वो क्या कर सकती है? यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्या रीजन है? कि देखो, जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ये राइट जो है ना, एब्सोल्यूट राइट तो है नहीं, और ऐसे भी राइट नहीं है जिसको लिया नहीं जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता, इम्यूटेबल तो है नहीं। इसीलिए क्या है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये बताता है कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, लेकिन बस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। ये बस आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो, इतना करने के बाद हमें एक चीज समझ में आई। क्या चीज? पार्लियामेंट का पावर, ठीक है, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। अभी देखो, ये दो जो वर्ड है ना, ये दो कीवर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। इंडिया क्या फॉलो करता है? इंडिया फॉलो करता है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक है। और इंडिया में पार्लियामेंट क्या है? सोवरेन नहीं है। सोवरेन कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए क्या है कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल इंटरप्रिटेटर, फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये क्या है? ये जुडिशरी क्या है? हमारा फाइनल इंटरप्रेटर। किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो अगर आपको अमेंडमेंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताए गए, जितनी भी चीजें आपको बताई गई, अगर वो क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है, तो आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना कर लेते हो तो प्रीलिम्स में आने वाले हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू निकालो और सॉल्व करके देखो इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये चीजें समझ में आई हो अच्छे से, जिससे आपको हेल्प हो रहा हो, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो उन लोगों तक जिन्हें ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, और कमेंट करो कैसा लगा आपको लेक्चर, और आगे किस टॉपिक पे लेक्चर बनाना चाहिए वो चीज भी कमेंट करो, ठीक है। और मेरा टारगेट है 15 मार्च तक हम इस तरह से जितने भी स्टैटिक पार्ट है हमारे, उन सब का जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल करवा देंगे। और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लेक्चर देखो और बेसिक बुक को कंप्लीट करो, बेसिक बुक को पढ़ो, क्योंकि एक लेक्चर में आपको कोई भी सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकते हैं कि उस टॉपिक से आने वाली चीजें क्या जरूरी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, और कितना नॉलेज चाहिए प्रीलिम्स के लिए, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन। बने रहिए मेरे साथ स्मार्ट स्प्रिंट में। थैंक यू।